हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इंसिडेंट इन अ घोस्टलैंड। मूवी 3 माँ और बेटी को दिखाते हुए शुरू होती है जो कार से अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। माँ का नाम कॉलिन है और उसके साथ बैठी लड़की का नाम बेथ और पीछे वाली का नाम वेरा है। बेथ का सपना होता है कि उसको एक न एक दिन अच्छा राइटर बनना है। वो अपनी माँ और बहन को उसकी लिखी हुई एक हॉरर कहानी भी सुनाती है। कॉलिन बेथ की लिखी हुई कहानी पर उसकी तारीफ करती है कि तुम्हारी लिखी हुई कहानी बहुत अच्छी है और मुझे मालूम है कि तुम एक न एक दिन अपना सपना जरूर पूरा करोगी। वेरा को उसकी लिखी हुई कहानी में कोई मजा नहीं आ रहा था, जिस पर वो उसको बोलती है कि तुम्हारी लिखी हुई हर कहानी बिल्कुल बकवास और अजीब सी होती है। थोड़ी देर बाद उनके पीछे बड़ी तेजी से सायरन बजाते हुए एक कैंडी वैन आती है। उसे रास्ता देने के लिए कॉलिन अपनी कार की लेन चेंज कर लेती है। जब वैन उनकी कार के पास से गुजर रही होती है तब उसे वैन का ड्राइवर उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए नजर आता है, जिस पर वेरा के अलावा दोनों हाथ हिलाने लगते हैं। लेकिन वेरा कंफ्यूज हो जाती है, इसीलिए वो उसको अपनी मिडिल फिंगर दिखा देती है और फिर वो वैन आगे चली जाती है। भूख लगने पर अब वो लोग रास्ते में आने वाली एक दुकान पर रुक जाते हैं। जब बेथ सैंडविच लेकर वहाँ के दुकानदार को पैसे देने लगती है तब दुकानदार उससे पूछती है कि क्या तुम लोग यहाँ पर घूमने आए हो, जिस पर वो उसे बताती है कि उनकी आंटी ने मरते वक्त अपना मकान उनके नाम कर दिया था, इसीलिए वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। उससे पैसे लेकर वो औरत अंदर चली जाती है। वहाँ से बाहर जाते वक्त बेथ किताबों की अलमारी में हॉरर बुक्स को देखने लगती है। तभी उसे बाहर वही कैंडी वैन दिखती है जिसने उनको थोड़ी देर पहले ओवरटेक किया था। वो उसे कोइंसिडेंस मानकर उसे इग्नोर कर देती है। बेथ दुकान में न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाती है जिसमें उसको जिस जगह जाना था वहाँ की कुछ डरावनी बातें लिखी हुई थी। उसे ढूंढते हुए अब वहाँ पर वेरा आ जाती है। वो उससे सवाल पूछती है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। बेथ उसको पेपर की स्टोरी सुनाती है कि कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर वहाँ की फैमिली को मार डाला और जाते हुए उन्होंने एक लड़की को जिंदा छोड़ दिया, जिसके बाद वो तीनों अपने नए घर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि उस घर के चारों ओर सिर्फ सन्नाटा ही था, आसपास किसी का भी घर नहीं था। वो देखते हैं कि घर के चारों ओर गुड़िया ही गुड़िया रखी हुई थी। ये सब देखकर उनको थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग घर की लाइटों को चालू करने लग जाते हैं। लाइटों के आने पर कॉलिन देखती है कि एक कमरे में बहुत अजीब अजीब सी गुड़िया रखी हुई हैं। बेथ और वेरा दोनों अपना अपना सामान लेकर ऊपर कमरे में पहुंच जाती हैं, जहां कमरे में बेथ को कांच से बनी एक चाइनीज पजल मिलती है। दोनों बहनें उस कांच को देखने लगती है। बेथ उसको खोलने के लिए उसके आसपास बटन ढूंढती है। बेथ उसको कोशिश करने पर खोल लेती है, जिसमें पूरा अंधेरा था। जब दोनों उसके अंदर झांकने लगती हैं, तभी एक डरावनी गुड़िया अपनी चमकती आंखों से हंसते हुए उनके सामने प्रकट हो जाती है, जिससे वो दोनों एकदम डर जाती हैं। वेरा डर के मारे चिल्लाते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाती है क्योंकि उसको ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब जब बेथ अपनी किताब और सामान अपने कमरे में जमाने लगती है तभी उसके हाथ में से कहीं से खून लग जाता है। वो देखती है कि खून उसके पैरों के बीच से आ रहा था, जिससे वो घबरा जाती है, जिस पर उसकी मॉम उसको संभालने आती है। वो देखती है कि उसके पीरियड शुरू हो चुके हैं, जो कि उसका पहली बार है। उधर बेथ की बड़ी बहन वेरा बाहर ताजी हवा लेते हुए हथकड़ियों से खेल रही होती है। तभी उसके पास उसकी मॉम आती है और उसको समझाने लगती है कि तुम बेथ की बड़ी बहन हो और तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, जिस पर वो उसे कहती है कि बेथ बहुत ही अजीब बिहेव करती है। वो हमेशा भविष्य की चीजों की कल्पना करती रहती है। उसे आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है ताकि वो अजीब अजीब हरकतें करना बंद कर दे। कॉलिन उसकी बातों को इग्नोर करके बेथ की तरफदारी करने लग जाती है। बेथ से परेशान और जलन के कारण वो अपनी चीजों को फेंकने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियां अपने अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। तभी उनके घर के बाहर वही कैंडी वैन आती है जिसने सुबह उनको ओवरटेक किया था। उसी समय कॉलिन को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और जब वो उससे बात कर ही रही होती है तभी उसके पीछे से उस वैन से निकल के एक सनकी मोटा आदमी जिसका नाम बाल्ट है वो कॉलिन पर बड़ी ही तेजी से हमला कर देता है। वो उसके सर पर एक गुड़िया उठाकर जोर से वार करता है। मतलब ये वही है जो लड़कियों का मर्डर करता है। कॉलिन के कमरे से शोर को सुनकर जब दोनों लड़कियां उसके कमरे पर पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि बाल्ट कॉलिन को मार रहा है। डर के मारे वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती हैं, लेकिन वो उनके बालों को पकड़ के उनको घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में वो बेथ को उठाकर सूंघने लगता है, लेकिन उसके पीरियड्स की बदबू के कारण वो उसको साइड में फेंक कर वेरा को दूसरे कमरे में खींचकर ले जाता है। मौका देखकर बेथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद थे।
तभी वो देखती है कि उस मोटे आदमी के साथ एक अजीब सी लेडी भी है। उसे देखते ही बेथ ऊपर की ओर भागने लगती है और एक जगह जाकर छुप जाती है, लेकिन वो लेडी उसको पकड़ लेती है। तभी अपनी बेटी को बचाने कॉलिन लेडी पर हमला कर देती है। दोनों के बीच चाकू और घूंसों से काफी घमासान लड़ाई होती है। फिर कॉलिन लेडी को मारकर बेहोश कर देती है। अब उनकी आहट सुनकर दूसरे कमरे से वेरा उन दोनों को बुलाती है, लेकिन जब कॉलिन उसको बचा रही होती है तभी वो मोटा आदमी उस पर हमला कर देता है। कॉलिन और वो दोनों लड़ने लगते हैं। कॉलिन उस पर हावी होते हुए उसे चाकुओं से गोद गोद कर मार डालती है। तभी पीछे से लेडी आकर उस पर हमला करती है, लेकिन कॉलिन उसको भी मार डालती है। अब कहानी हमें कुछ सालों बाद दिखाई जाती है, जब बेथ अपने इस भयानक पास्ट को सपने में देखते हुए नींद से जाग जाती है। उसका हस्बैंड उसको समझाता है कि तुम्हें इस पास्ट को भूलना होगा जिससे तुम परेशान हो रही हो। अब बेथ एक फेमस राइटर है जिसने बहुत सारी खौफनाक और डरावनी किताबें लिखी हैं, जिसकी वजह से उसने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है। उसका हस्बैंड ही उसकी सारी मीटिंग्स फिक्स करता है। थोड़ी देर बाद वो एक टीवी शो में जाती है। शो की होस्ट उससे उसकी हाल ही में आई हुई किताब इंसिडेंट इन अ घोस्टलैंड के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि इस बुक में जो कहानी लिखी हुई है दरअसल में वो एक सच्ची घटना है जो उसके और उसके परिवार के साथ सालों पहले हुई थी। रात को बेथ अपने पति और बच्चों के साथ उसका ही इंटरव्यू देख रही होती है। तभी उसकी बड़ी बहन वेरा का फोन आता है जो उसे फटाफट उसके पास आने को कहती है, जिस पर बेथ उससे कुछ पूछती उससे पहले ही फोन कट जाता है। बेथ कॉलिन को भी फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। अगले दिन अब वो उनके पास जाने के लिए अपने बेटे और पति को बाय बोलकर निकल जाती है। उसके घर पहुंचते ही कॉलिन उसको बिना बताए आने का बोलकर उसको गले लगा लेती है। फिर बेथ उससे कहती है कि वेरा ने उसको कॉल किया था। वो बोल रही थी कि उनको उसकी जरूरत है, इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वो देखती है कि घर की हालत बिल्कुल पहले जैसी ही है जब वो यहाँ पहली बार आए थे। वही माहौल और वही पुराना फर्नीचर। फिलहाल बेथ ये सब इग्नोर कर देती है। रात को जब कॉलिन और बेथ ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी उनको वेरा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जब बेथ उसको देखने जाती है तो वेरा बड़ी तेजी से आते हुए बोलती है कि उसे उसकी मदद चाहिए, नहीं तो ये दोनों मुझको मार देंगे। जब से उन लोगों के साथ वो घटना घटी है तब से वेरा ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। उसकी इस हालत को देखकर बेथ रोने लगती है। वो कॉलिन से उसका इलाज करवाने को बोलती है। कॉलिन उससे कहती है कि वो बार बार उस घटना को सोचती रहती है जिससे उसकी ये हालत हो चुकी है और अब वो कभी भी सही नहीं हो सकती, इसीलिए वो उसको बेसमेंट में बंद करके रखती है। रात को जब बेथ सो रही होती है तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने लगती है तो उसे कोने में एक गुड़िया दिखती है। वो उसे देखने उसके पास जाती है। तभी वो गुड़िया एकदम से हिलकर उसको डरा देती है, जिससे वो नींद से जाग जाती है। मतलब कि ये उसका एक सपना था। वो अपना अलार्म बंद कर रही होती है, जिसके बाद वो देखती है कि उसके सामने वाले कांच पर हेल्प मी लिखा हुआ था। अपनी बहन के पास जाने पर वो देखती है कि वेरा बिना कपड़ों के एक डॉल को पकड़कर बैठी हुई होती है। वेरा उसको रोते हुए समझाने लगती है कि ये दोनों उसे बार बार मार के परेशान कर रहे हैं। तभी वेरा किसी गाड़ी के हॉर्न को सुनते ही कहीं छुपने की जगह ढूंढने लगती है। बाहर देखने पर बेथ को एक आम ट्रक वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है, जिससे वेरा बेवजह ही डर रही होती है। रात को कॉलिन और बेथ दोनों ड्रिंक करके मजे कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी अलमारी से कुछ किताबें निकाल रही थी, उसे वहां के कांच पर फिर से हेल्प में लिखा हुआ दिखाई देता है। इन बातों से परेशान होकर अब वो घर की तलाशी लेने लगती है। वेरा फिर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। बेसमेंट पे जाने पर उसे वेरा बिस्तर से बंधी हुई मिलती है। जब वो हथकड़ी की चाबी लेने बाहर जाती है तभी उस कमरे का गेट बंद हो जाता है। वेरा के कमरे से उसके चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, मानो जैसे उसे कोई बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा हो। जब वो अपनी मॉम से चाबी लेकर उसका दरवाजा खोलती है तभी वेरा दौड़ते हुए बाहर आती है, लेकिन उसको कोई इनविजिबल चीज मार रही होती है जो सिर्फ वेरा को ही दिख रही थी। ये सब देखकर बेथ डर जाती है। वो देखती है कि वो इनविजिबल चीज वेरा की उंगलियों को तोड़ मरोड़ रही थी। ये सब देखकर कॉलिन एम्बुलेंस को बुलाने बाहर जाती है। जब बेथ वापस आती है तो वहाँ पर वेरा नहीं होती। उसे ढूंढते हुए जब वो बेसमेंट पे झांक रही होती है तभी उसे किसी आदमी की आवाज आती है जो उससे कहता है, मैंने तुम्हारी बहन को बहुत टॉर्चर किया है और अब तुम्हारी बारी है। तभी उसे मोटे आदमी की कुछ पुरानी यादें परेशान करती हैं, लेकिन ये उसका वहम होता है क्योंकि वो एक जगह सो रही होती है। वो एक परछाई देखकर उठ जाती है। तभी उसको पीछे से एक परछाई खींच कर ले जाती है और जब वो जागती है तब उसका चेहरा पूरे तरीके से दाग और चोट के निशानों से भरा हुआ था
अपनी मॉम को बुलाते हुए वो देखती है कि घर के सारे दरवाजे फिर से बंद हो गए हैं। बेथ बेसमेंट में जाकर वेरा को उसके हालातों पर दोष देने लगती है। वेरा उसको होश में लाने के लिए उसको एक चांटा जड़ देती है। उसे उस खौफनाक रात की यादें आने लगती हैं। असल में उस औरत ने उसकी माँ को लड़ाई में मार डाला था, जिस कारण से वो सहम जाती है। इन्हीं खौफनाक घटनाओं के कारण वो अपने दिमाग में फ्यूचर को इमेजिन करने लगती है, जो असल में हुआ ही नहीं था, जिसका वो अभी तक सपना देख रही थी। वो इमेजिनेशन में रहकर असल जिंदगी को भूलती जा रही थी और जब वो अपने होश में आती है तो उसको समझ आ जाता है कि वो दोनों तो 16 साल से उस घर के बेसमेंट में बंद हैं। दोनों वहाँ से निकले ही नहीं हैं। उनको बचपन से ही ये लोग मारकर परेशान कर रहे हैं। ये सब जान के बेथ रोने लगती है। थोड़ी देर बाद एक अलार्म बजता है, जिसे सुनकर वेरा बेथ को एक जगह पर छुपा देती है। वो बोलती है कि तुम जरा सी भी आवाज मत करना, लेकिन फिर भी वो किलर लेडी अलमारी के दरवाजे को खोलकर बेथ को पकड़ लेती है, जिस पर वो चिल्लाने लगती है, जिससे वो लेडी उसको एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर देती है। होश में आने पर वो देखती है कि उस लेडी ने उसे एक रस्सी से टांग रखा था। साथ ही वो उसका डॉल जैसा मेकअप भी कर रही थी। जब बेथ पूरी डॉल जैसी तैयार हो जाती है तो लेडी उसे डॉल से भरे कमरे में बैठाकर चली जाती है। बेथ एक डॉल के बालों से क्लिप को निकालकर अपने बालों में लगा लेती है। थोड़ी देर बाद बाल लाता है और उन्हीं डॉल्स में से एक डॉल को उठाकर उसके साथ अजीब तरीके से खेलने लगता है। तभी उस डॉल में गाने बजने लगते हैं, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उस डॉल को गैस टॉर्च की मदद से टॉर्चर करने लगता है, जिससे पता चलता है कि बाल्ट को कम उम्र की लड़कियों को टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता है। बेथ भी डरते हुए चुपचाप बाल्ट को डॉल का हाथ जलाते हुए देख रही होती है। बेथ वहाँ पर ना हिलने की बहुत कोशिश करती है ताकि वो पकड़ी ना जाए, लेकिन बाल्ट उसको देख लेता है और उसे उसके पैर से पकड़कर उठा लेता है। उसे हवा में उठाकर वो बेथ की जांघों को सूंघने लगता है। उससे डरते हुए बेथ रोने लगती है, जिस कारण बाल्ट उसको मारने लगता है और गैस टॉर्च को जला लेता है। जब वो उसको जलाने ही वाला होता है तभी एक डॉल उसकी जगह से गिर जाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। अपनी जान बचाने के लिए बेथ अपने बालों में से क्लिप को निकालती है और उसके कंधे पर पीछे से हमला कर देती है। तभी सारी डॉल्स आवाज करने लगती हैं, जिससे बाल्ट परेशान हो जाता है और एक एक करके सारी डॉल्स को तोड़ने और पटकने लगता है। थोड़ी देर में वो शांत होकर बैठ जाता है। वहाँ से भागने के लिए बेथ धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर जाने लगती है, लेकिन बाल्ट उसकी आहट सुनकर उसको पकड़ लेता है और उसको उठाकर दूसरी ओर पटक देता है। जब बाल्ट उसको मारने आता है तो वो बचने के लिए उसके जख्म को दबाने लगती है, जिससे वो दर्द के कारण पीछे हट जाता है। तभी बेथ के हाथ में उसका टाइपराइटर आ जाता है, जिससे वो मौका देखकर उसके टकले सर पर 2 बार वार करके उसको बेहोश कर देती है। वहाँ से भागने के लिए वो उसकी जेब से घर की चाबियां निकाल लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है और गेट तोड़ने लगती है। लेडी का ध्यान भटकाने के लिए वो अपने टाइपराइटर से खिड़की को तोड़ देती है, जिससे लेडी उसकी चाल में फंस जाती है और कमरे के गेट से हट जाती है। बेथ वेरा को साथ लेकर घर से भाग जाती है। दोनों उस घर से हाईवे के पास पहुंच चुके थे, जहां रोड पर उनको पुलिस की कार जाती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों उन पुलिस वालों को चिल्ला चिल्लाकर बुलाते हैं। उनको देखकर पुलिस वाले पीछे आकर उनसे बात करने लगते हैं, जिस पर दोनों लड़कियां उनको कैंडी ट्रक वालों के बारे में बता देती हैं। उनकी हालत को देखकर एक ऑफिसर अपनी कार से हेड ऑफिस पर कॉल करके पुलिस फोर्स को बुलाने को कहता है, लेकिन तभी उन दोनों पुलिस वालों को वो लेडी गोली मार देती है और दोनों लड़कियों को अपनी कैंडी ट्रक से वापस घर पर ले आती है। आखिरी होप खोने के बाद बेथ फिर से अपनी एक इमेजिनेशन बनाने लगती है। इस बार वो अपनी मम्मी के साथ एक पार्टी में थी, जहाँ पर उसका फेवरेट राइटर HP लवक्राफ्ट भी आया हुआ था, जो उसकी लिखी हुई किताब पर उसकी बहुत तारीफ करता है। अपनी इमेजिनेशन में ही वो अपनी बड़ी बहन को चिल्लाते हुए देखती है, जिसे देखकर वो फैसला करती है कि उसकी बहन को उसकी जरूरत है, जिससे वो रियलिटी में वापस आ जाती है। उसकी आंख सीधे घर में ही खुलती है, जहाँ पर बाल्ट उसका गला दबा रहा होता है। तभी अचानक से वो चाइनीज पजल की डॉल शोर मचाने लगती है, जिससे बाल्ट का ध्यान भटक जाता है और बेथ उसके चुंगल से भाग जाती है। वो वेरा को ढूंढती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो लेडी वेरा का गला दबा रही थी, जिसको बचाने के लिए बेथ उससे भिड़ जाती है। बेथ को मारने के लिए पीछे से बाल्ट आ जाता है, लेकिन तभी बाल्ट के पीछे से उसके सर पर एक पुलिस वाला शूट करके उसको मार डालता है, साथ ही में उस लेडी को भी। आखिरकार दोनों बहनों को इस नरक से आजादी मिल जाती है। मूवी के आखिर में दोनों बहनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ से जाते वक्त
कॉलिन बेथ को उसके टाइपराइटर की ओर इशारा करके उसका सपना पूरा करने को कहती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से आजाद है। अब वो अपने सपने को इमेजिनेशन में नहीं बल्कि रियलिटी में पूरा करेगी। अब बेथ पूरी तरह अपनी किताब इंसिडेंट इन अ घोस्टलैंड को लिखने के लिए तैयार है, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।